बुरहानपुर के अंदर ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो फिज़िक्स के अंदर महारत रखते हैं। आपको अगर उनसे मदद चाहिए, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको मदद करेंगे वो। और नहीं तो फिर आपके पास आसान रास्ता, आप गूगल पे जाओ। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए करो, इन्फॉर्मेशन के लिए करो, नॉलेज के लिए करो, टाइम पास के लिए मत करो। बात समझ में आ रही है? और कुछ भी हो जाए, अपने मकसद को मत भूलो। और जो हमें सिखाया जाता है वो दुनिया बनाने के लिए सिखाया जाता है, उसके पीछे दुनिया के साथ साथ दीन मत भूलना। हर वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़ो, ठीक है? और अब सुन लो आखिरी बात, जैसे हमारे सर ने कहे थे कि सब्र, ये तो सबसे बड़ा हथियार है मोमिन का। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार सब्र। रीज़न, आज अगर आपके साथ में 10 अलग लोग हैं और आप 11वें हो उसके अंदर, और आपके साथ मालूम है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे कि नहीं? हाँ या ना? उठाओगे। लेकिन यकीन है आपको इस बात का कि वो आपसे नफ़रत नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर उस वक्त उनकी उस बात को थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके अपना हाथ पीछे कर लिए और दिल को समझा लिए कि आगे अल्लाह है, इसका अज्र अल्लाह देंगे, इस सब्र पर अल्लाह के बड़े बड़े इनामात हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको मालूम नहीं आपको दुनिया में क्या मिलेगा। वो दौलत से अल्लाह नवाजेंगे या वो इज़्ज़त से नवाजेंगे जो आप गुमान नहीं करें। ये प्रैक्टिकल है मेरे साथ इस बात के लिए। एक छोटा सा सब्र के ऊपर एग्ज़ाम्पल बता दूं। मुझे उन बुज़ुर्ग का नाम याद नहीं है, वो बुज़ुर्ग कहीं और एक गांव के अंदर रहते थे। एक उनका मुरीद था, वो बहुत दिल करता था उसका कि मैं उनसे मुलाकात करूं जाकर, लेकिन वो मुलाकात करने जा नहीं पाता था काम की मसरूफियत की वजह से। एक दिन क्या हुआ कि वो किसी तरीके से निकल गया मुलाकात करने के लिए। घर गया, दरवाज़ा ठोका, आवाज़ दिया कि फ़लाँ है क्या? अंदर से उनकी अहलिया निकली, आप कौन? ये आप भी निकम्बे, वो भी निकम्बे, दुनिया भर की गाली दे दी। वो सोचा मैं गलत घर पे आ गया, वापस जाके ही नुक्कड़ पे बैठा। फिर किसी से पूछा कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग कहाँ रहते हैं? तो क्या वो वहाँ रहते हैं? तो क्या यार मैं वहाँ गया था तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोले। तो क्या वो ऐसे ही बोलते हैं, वो सबको ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या तुम्हें किससे मिलना है? तो क्या वो बुज़ुर्ग से मिलना है। तो क्या वो फ़लाँ रास्ते के ऊपर नुक्कड़ पे जाके बैठ जाओ, अभी वो उस तरफ से आते ही छोड़ गए। अब देखे क्या देखे, सुनना कि शेर आ रहा है, उसकी पीठ के ऊपर लकड़ियाँ बंधी है और पीछे पूरे सफ़ेद पोशाक के अंदर एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं। बंदा देख के डर गया शेर को कि यार शेर आ रहा है कैसे, लेकिन बुज़ुर्ग भी दिखे। वो पहचान गया उनके हाल को देख कर के नहीं यही बुज़ुर्ग होंगे। उनसे सलाम किया, मुसाफ़ा लिया कि मैं आपके घर गया था, तो हंसने लगे। समझ गए क्या हुआ होगा इसके साथ, समझ गए कि इसने भी बातें सुन के आया। तो क्या वो आपकी अहलिया? तो हाँ मेरी अहलिया है। तो क्या उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोली? तो क्या जो तुझे उसने आज सुनाई है, मैं उसके इस बात को ना जाने कितने साल से सुन रहा हूँ, और उसकी सुनने पर मैं कोई जवाब नहीं दिया, उस पर सब्र किया, तो आज उस सब्र का अज्र तेरे सामने खड़ा है कि शेर मेरा गुलाम है। ये हमारे अल्लाह वाले। तो सब्र खाली नहीं जाएगा। सिर्फ इतना है कि उस वक्त का बर्दाश्त आगे के लिए बहुत मददगार है, और थोड़ा सा बर्दाश्त हमको तो करना पड़ेगा। वैसे मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं होता, ये बात तय है, नहीं होता, हमारा खून ही ऐसा है। लेकिन अगर बर्दाश्त कर लिए तो हमसे ज़्यादा काबिल भी कोई नहीं है। अगर हमने बर्दाश्त कर लिया तो हमसे ज़्यादा काबिल भी कोई नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई सवालात हैं किसी सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से या किसी टॉपिक से, आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कोई सब्जेक्ट चॉइस करेंगे या कोई सब्जेक्ट आपको उसके अंदर क्या फील्ड मिलेगी,
अगर आप पूछना चाहते हैं मेरे से तो विदाउट टेंशन आप बिंदास खड़े होकर पूछ सकते हैं मुझसे। या किसी को अपने सब्जेक्ट के ताल्लुक से या आगे क्या डिसाइड करना है उसके हिसाब से कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी सवाल? देखिए, आज की हिचक कल का नुकसान, इसलिए जो दिल में हिचक है उसको भूल जाइए। मैं आपके लिए बड़ा भाई हूँ, आप मेरी बच्चियों के जैसे हैं, बच्चों के जैसे हैं। आप जो पूछना चाहें विदाउट टेंशन खड़े होकर पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना है तो। आपने कहे कि 50 मतलब लिखना है फॉर्मूले, सिर्फ 50 ही क्यों, पूरे क्यों नहीं? जैसे मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ पर कोई भी बेड है, उससे कुछ ही दूरी पे दीवार होगी, सही। अब मैं पैर के पास तो फॉर्मूले नहीं लिख सकता, मुझे उसको थोड़ी सी ऊंचाई पे लिखना पड़ेगा। और ऊंचाई पे लिखने पर मुझे आँख से अगर बारीक लिखूँगा तो फोर्सफुली देखना पड़ेगा, आँखों पे दबाव डालना पड़ेगा। अगर मैं आँखों पे दबाव डालूँगा तो कुछ टाइम बाद मेरी आँखों में से पानी चालू हो जाएगा। तो उस तकलीफ़ से अगर बचना है तो बड़े अक्षर में लिखेंगे तो आसानी से दिख जाएगा, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और बड़े अक्षर ज़्यादा याद रहते हैं बारीक अक्षरों के मुनासिब, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैं बड़े अक्षर में लिखकर उसको याद किया था, इसलिए आपको राय दिया। और कोई? बायो के स्टूडेंट से हम लोग बायो का सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोले मैथ लेने के बाद में JEE की तैयारी कैसे? हाँ, उसकी तैयारी कैसे करें? बैठिए। देखिए, JEE की तैयारी करने के लिए आपकी शुरुआत 11 से होगी। सबसे पहली बात कहाँ से होगी? 11 से, ठीक है। आपको 11 के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छे से करना पड़ेगी। उसकी वजह बता दूँ, 11th क्लास एक ऐसी क्लास है जिस बंदे ने 11th क्लास को 85% से निकाल लिया, 12th क्लास के अंदर उसके 100% 90 के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज़ कंपेयर 12th 11th हार्ड है, चाहे वो बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो। अब रहा JEE का सवाल, मैं अगर उसकी तैयारी करना चाहता हूं तो मेरे को उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो हर नोट को बना के रखना पड़ेगा और वो नोट्स किसी को देना नहीं है, ठीक। दूसरी बात, जब मैं नोट्स बना लूं तो उसकी स्टडी हमेशा मुझे रात में सोने के 1 घंटे पहले करना है, ठीक। उसके बाद अगर मुझे उसका सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो मैं उसका फ़ोटो खींचकर गूगल पे सर्च कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ तो कोचिंग अगर ज्वाइन करना है तो 12th क्लास के फ़ौरन बाद आपके पास में क्रैश कोर्स होता है। उस क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करिए और उसके अंदर जो टॉपिक्स बताए जाते हैं या सोल्यूशन 2 महीने में दिए जाते हैं, उससे 90% सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपकी 11th और 12th की मेहनत बराबर है तो मेहनत तो तय है और रिज़ल्ट 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसमें बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, उसका डायरेक्ट मेथड मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं उसके प्रोसीजर से उसको सॉल्व करूँगा तो उसमें जो बारीकी वाली बातें हैं वो मुझे याद रह जाती है। और वही बारीकी वाली बातें JEE के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनती है, नीट के अंदर क्वेश्चन बनती है। मैं अगर उसको लाइटली लेता हूँ तो मेरे से मिस हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये आएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आ जाता है। तो अगर तैयारी करना है तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, 11th 12th का पूरा बेसिक बना के रखना पड़ेगा और हर दिन आपको जो पीछे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसकी तैयारी करना पड़ेगी। और अगर मैं एक राय दूंगा आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो NCERT बेस पर नहीं आते, कुछ ही आते हैं NCERT बेस पर। आप भी सुन लीजिए ये बात, नीट वाले हों या ये JEE वाले, उसके बेस पर नहीं आते। आपको एक फिज़िक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर एस चांद नाम की एक किताब आती है, एस चांद या कॉम्प्रिहेंसिव, मेरी बात को याद रखना,
एस चांद या कॉम्प्रिहेंसिव, इसके पीछे चैप्टर जैसे ख़त्म होता है ना तो लास्ट के अंदर कम से कम 50-50, 60-60 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसी तरीके से आर डी शर्मा मैथ्स के अंदर, उसके अंदर भी हर चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके लास्ट के अंदर 50-60 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप JEE क्रैक कर सकते हो, आप नीट क्लियर कर सकते हो। लेकिन बेसिक नॉलेज एक तरफ है और वो ऑब्जेक्टिव एक तरफ है।